नमस्कार दोस्तों, सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेस्ट बुक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीआई असिस्टेंट 2023 की हमारी वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हमें अभी से ज़बरदस्त तैयारी में लग जाना है। आज मैं इस क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रीजनिंग में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पा सकें। प्री में 35 में से 35 नंबर कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ प्री का डिस्कस नहीं करूंगा, साथ में आपके साथ में मेंस का भी डिस्कस करूंगा कि रीजनिंग की अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो पूरा प्री प्लस मेंस का पूरा एक कंप्लीट स्टडी प्लान, पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रीजनिंग की बेहतर तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, ठीक है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सितंबर स्कॉलर सेल चल रही है टेक्स्ट बुक के ऊपर, जिसमें आप सभी बैंक एग्जाम्स की 8 महीने के लिए 943 रुपए में तैयारी कर सकते हो। इसमें सारे बैच आ जाएंगे, चाहे वो एसबीआई हो, कुछ भी हो। तो जैसा कि आने वाले टाइम में आरबीआई असिस्टेंट आ ही रहा है, एसबीआई पीओ आ रहा है, एसबीआई क्लर्क आ रहा है। अगर आपको सारे बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है, आने वाले सारे बैचेस ज्वाइन करने, तो आप इस पैकेज को ले सकते हो। बाकी इंडिविजुअल भी आप जाना चाहो तो इंडिविजुअल जा सकते हो। तो इस प्राइस के अंदर आपको सारे बैंक एग्जाम के सारे बैचेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस प्राइस में चाहते हैं, इससे और भी डिस्काउंटेड प्राइस में चाहते हैं, तो ये कूपन कोड जरूर से लगा दीजिएगा। ये कूपन कोड लगा देंगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 से 14 सितंबर तक ये सेल चल रही है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें कब एग्जाम होना है ये हमें पता होना चाहिए। एग्जाम डेट्स आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ताकि हमें इस बात का पता रहे कि एग्जाम जो हम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए हमारे पास में समय कितना बचा हुआ है। उस समय के हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पूरा स्टडी प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में डेट्स क्लियर होनी चाहिए। आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है आप सभी को पता है 13 सितंबर को आया था। ठीक है, आप ऑनलाइन 13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो सबसे मेन डेट है यहाँ पर आप लोगों की, कि जो प्री का एग्जाम होना है आरबीआई असिस्टेंट का, वो कब होगा? वो होगा आपको 21 और 23 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि आपके पास में अक्टूबर के 20 दिन और सितंबर का ये बचा हुआ टाइम, इतना ही टाइम बचा हुआ है। लगभग 40 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं, 40 से थोड़े कम भी हो सकते हैं। इन 40 दिन में ही हमें प्री की तैयारी का पूरा स्टडी प्लान बनाना है। कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, सबके बारे में बात करूंगा। पहले एक बार डेट्स देख लेते हैं। मेंस आपका होगा दिसंबर में, 2 दिसंबर। तो मेंस के लिए आप ये मान लो कि नवंबर का 1 महीना और मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा स्टडी प्लान आपका तैयार करना होगा इन डेट्स के हिसाब से, कि प्री के लिए मेरे पास में लगभग 40 दिन बचे हैं, मेंस के लिए लगभग 70 दिन के आसपास बचे हैं। तो 70-75 दिन बचे हैं, उसी के हिसाब से हमें स्टडी प्लान बनाना होगा। उसी के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका पूरा आइडिया होना चाहिए तैयारी का, कि मैं किस तरीके से सिलेबस को लेके चलूं ताकि इस टाइम फ्रेम में पूरा हो जाए। इसके अलावा सिलेबस को तैयार करने की, किसी भी टॉपिक को पढ़ने की सही अप्रोच क्या हो सकती है, किस टाइम लिमिट में आप क्वेश्चन लगा सकते हो, आपको स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, वो मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं, फिर रीजनिंग की बात करेंगे। पर्टिकुलर प्री एग्जाम का जो पैटर्न है आपका, उसके अंदर इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स क्वांट का जो सेक्शन होता है, 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट का इसमें इंडिविजुअल टाइम मिलता है, जैसे जनरली एग्जाम्स के अंदर होता है। रीजनिंग के अंदर हम लोगों का 35 ही क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, वही 20 मिनट मिलते हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि रीजनिंग के अंदर ये जो 35 क्वेश्चन है ना, इनको 20 मिनट में कैसे सोल्व करना है, कौन कौन से टॉपिक जल्दी हो सकते हैं, पजल को कैसे हैंडल करना है, कितने पजल्स आते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ताकि हम 20 मिनट में ये 35 क्वेश्चन कर पाए। सही स्ट्रेटेजी वो बनानी है, सही अप्रोच वो लेके चलनी है कि मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, मेरे टॉपिक्स इस हिसाब से तैयार होने चाहिए कि मैं सॉरी मैं इस 20 मिनट के अंदर इन 35 क्वेश्चंस को टैकल कर पाऊं। इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे इसी के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, एक बार मेंस का पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। मेंस में वही सब होता है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट नहीं जुड़ जाते हैं आपके, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, कंप्यूटर में जनरल फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लगभग आरआरबी के जैसा पूरा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है।
जनरल अवेयरनेस में वही करंट अफेयर और बैंकिंग से रिलेटेड चीजें आती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैटर्न की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट का पर्टिकुलर टाइम मिलता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर वही 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर वही 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम आपको मिलता है। तो यानी कि हमें रीजनिंग के अंदर देखना है कि ये 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन को हमें 30 मिनट में कैसे हैंडल करना है, इस बात की स्ट्रेटेजी हमें तैयार करनी है। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, लेकिन 20 मिनट का टाइम मिलता है। सेम 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस में आते हैं और इसमें 25 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं और आपका 135 मिनट का टाइम हो जाता है। अब मैं पर्टिकुलर बात करता हूं अगर आपके साथ में रीजनिंग की, कि रीजनिंग पे कैसे करना है। तो रीजनिंग में हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई ये जो 40 मार्क्स है ना, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 30 ही मिनट है। तो आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए, आपका टॉपिक सिलेक्शन इस हिसाब से होना चाहिए कि मैं इस तरीके से तैयारी करूंगा, इस तरीके से सारे टॉपिक्स को मैनेज करूंगा कि मेरे 40 क्वेश्चन 30 मिनट में अटेम्प्ट होने चाहिए, 40 में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी मैं कर सकता हूँ। एक बात और बताता हूँ, पेपर बहुत ईजी आता है आरबीआई असिस्टेंट का, मेरिट बहुत हाई जाती है। तो आपकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करो, सिंपल टू मॉडरेट की ज्यादा प्रैक्टिस करो। मेंस में मॉडरेट से ऊपर नहीं जाता है ज्यादा। आप मान के चलो आरआरबी जो ग्रामीण बैंक का आईबीपीएस आरआरबी लेवल का एग्जाम होता है यहाँ पर, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का, तो बिल्कुल इजी पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई है तो कुछ भी होगा, कुछ भी लेवल का पेपर आ जाएगा, बिल्कुल इजी लेवल का पेपर आ जाएगा, लेकिन वही मेरिट हाई जाएगी। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करके चलनी है। यहां देखेंगे हम लोग प्री का अगर सिलेबस की बात करते हैं तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, लगभग फिक्स सा रहता है कि 15 ही क्वेश्चन आते हैं। 3 सेट देगा वो, 2 पजल के दे देगा, 1 सिटिंग के दे देगा, ठीक है। अब मैं पजल और सिटिंग में क्या क्या आता है उसको एकदम से डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। उसके बाद में मेंस में कैसे कैसे चीजें पूछी जाती है उसको अलग से डिस्कस करूंगा। तो अभी थोड़ा सा रुकिए, हम लोग पूरा स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से कौन से टॉपिक आते हैं, कितना टाइम कहां पर लगेगा। प्री में बात करना है हमें, 20 मिनट में हमें 35 क्वेश्चन टैकल करने हैं। तो बस वही यहां पर मैं बात करने वाला हूं। तो पजल और सिटिंग की अलग से बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं इन 3 टॉपिक्स की, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग। इन 3 क्वेश्चन के अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 5 क्वेश्चन का सेट आएगा, यानी सिलोजिज्म आ गया तो 5 क्वेश्चन आ गया, इनइक्वालिटी आ गया तो 5 क्वेश्चन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया तो 5 क्वेश्चन आ गया। कोडिंग डिकोडिंग भी प्री के अंदर सिर्फ चाइनीज वाली कोडिंग डिकोडिंग आएगी, एकदम सिंपल लेवल के ऊपर, उससे ऊपर जाके कुछ नहीं होगा। अब देखेंगे ध्यान से, ये तीनों टॉपिक 5-5 नंबर के तो हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि एक टॉपिक इनमें से स्किप कर देता, 2 ही पूछता है। तो कुल मिला के अगर आप ये 3 टॉपिक तैयार करोगे तो आपके 10 नंबर हो जाते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं स्ट्रेटेजी की, स्टडी प्लान की। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते हो, मैं बताता हूं आपको, अगर इनइक्वालिटी के अंदर आपने सही अप्रोच लगाई, मेरा जो मेथड है ओपन गेट क्लोज गेट पढ़ा, तो 1 मिनट में गारंटीड 5 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम्स में सोल्व किए हैं उसी मेथड से 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और बिल्कुल एरर नहीं होता, 100% एक्यूरेसी के साथ में होता है। तो आपको सही अप्रोच पता होनी चाहिए, आपको पेन पेपर कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक के अंदर 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप बताओ, अब 1 मिनट में जब 5 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन हर टॉपिक ऐसा नहीं होता है। इस टॉपिक इजी हमने बनाया, मेथड ऐसा बनाया, अप्रोच ऐसी बनाई कि जल्दी हो जाएगा। तो उस यहां पर टाइम को बचा के दूसरे डिफिकल्ट टॉपिक्स में लगाएंगे हम लोग। तो यहां पर 1 मिनट के अंदर आप इस 5 क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। सिलोजिज्म टॉपिक के अंदर वेन डायग्राम बनाना होता है, सोचना होता है, 2 ही चीजें होती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सिलोजिज्म में देखो ओनली फ्यू वाला भी आजकल ज्यादा आ रहा है, कैन नेवर भी, इस टाइप की चीजें आ रही है। तो आपको सारा कुछ इसमें टैकल करके चलना है, सारा कुछ समझ के चलना है। लेकिन मैं इस टॉपिक की बात बताता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन अगर कोई इसे सुलझे हुए तरीके से पढ़े, कैसे पढ़े, इसमें होता है सारा सोचने का खेल कि कौन सही तरीके से सोचता है। अगर आप सोचते सही तरीके से तो टॉपिक बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मैंने बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से सिलोजिज्म के बेसिक, वेन डायग्राम बनाना, उसके बाद में पॉसिबिलिटी, आइदर और केस, ओनली फ्यू केस, कैन नेवर भी, सारे केस को बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से पढ़ाया है बहुत जगह पे। टेक्स्ट बुक के ऊपर आप जाओगे तो मेरे बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे इसके रिलेटेड, ठीक है, अपने इसी चैनल के ऊपर। वहां से देख के आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन का आना 15 सेकंड के अंदर मैक्सिमम बता रहा हूं, आप डायग्राम बना देंगे। 3-4 ऐसे सर्किल बनाने होते हैं, 1
2, ये लो कितने देर लगी, 5-7 सेकंड के अंदर। अगर आपकी समझ बहुत अच्छी है ना तो आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा 10-1 सेकंड में आप सोच लेंगे। तो मैक्सिमम 25 सेकंड के आसपास, 20 से 25 सेकंड के आसपास है ना, आप एक क्वेश्चन कर देंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ओवरऑल टाइमिंग देखेंगे, कई बार क्या होता है 2 डायग्राम के ऊपर, एक डायग्राम पे 2 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों के जो 5 क्वेश्चन है मैक्सिमम, अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, किसी बच्चे के सोचने का तरीका बिल्कुल क्लियर है, उसने सही अप्रोच सीख रखी है, अप्रोच ही मैंने बता दी कि सोचने का तरीका सही होना चाहिए। अब वो डिटेल में जाके आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये मैक्सिमम 5 क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सिर्फ 3 रूल सिस्टम होता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। 3 रूल सिस्टम जिसने देख लिया ना, वो बिल्कुल भी पेन पेपर टच नहीं करेगा, ऐसे देखेगा और कोड निकाल देगा। इन तीनों के अंदर सिलोजिज्म में वेन डायग्राम बनाना है, बाकी कोडिंग डिकोडिंग में भी बिल्कुल कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो मैक्सिमम कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपने 3 रूल सिस्टम सीख लिया तो 5 नंबर यहां भी आपके 2 मिनट में आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तीनों टॉपिक अगर आ जाते हैं तो 15 नंबर आपके 5 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन बीच का रास्ता अगर हम लोग निकालें तो लगभग ये 10 नंबर 2.5 से 3 मिनट में आ सकते हैं, अगर हम लोग सही अप्रोच है। और ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज है, एक भी एरर नहीं होगा इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मान के चलो मेरी बात, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और ये टॉपिक सीख लो, उसके बाद में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कभी गलत नहीं होंगे अगर सही अप्रोच से सीखा है तो, आपने सही जगह से सीखा है, सही मेथोडोलॉजी से सीखा है तो। ये हो गया। अब आ जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 3 टाइप की सीरीज बनती है। एक तो ऊपर अल्फाबेट्स दे देंगे या नंबर्स दे देंगे, अल्फाबेट नंबर सिंबल का कुछ मिक्स दे देंगे, बोलेंगे इसके लेफ्ट बताओ, इसके राइट बताओ, कौन सा ऐसा सिंबल है जिसके पहले नंबर बाद में नंबर है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सबको ऐसे लगेगा यार एक लाइन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक सिंबल दिया हुआ उसके पहले नंबर है बाद में नंबर है, ये तो कोई भी चेक कर लेगा, इसमें टीचर क्या बताएगा भाई, कोई भी कर लेगा। लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं ना तो ये टॉपिक पूरा का पूरा टाइम खा जाता है। और इसके कई बार एक सेट भी आता है, कई बार 2 सेट भी आते हैं, ऐसे देखा गया है। कई बार 10 नंबर का भी खेल कर जाता है। 3 टाइप के होते हैं तो कोई भी 2 टाइप पूछ लेता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसा लगता है कि सर ये कोई भी कर लेगा, इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, जिन बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसा नंबर ढूंढो जिसके पहले सिंबल बाद में लेटर आ रहा है। अब बच्चा उसमें ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते भूल गया पहले सिंबल था लेटर था क्या था, लेकिन एक SNL ये लिख लिया किसी ने कि नंबर के पहले सिंबल, पेपर पे लिख लिया, फिर देख रहा है इसको, कभी नहीं भूलेगा, वो पूरा लाइन में आराम से फटाफट चेक कर जाएगा। तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे लेफ्ट राइट चलते हैं अल्फा न्यूमेरिक में, बोलेगा लेफ्ट एंड से चौथे के राइट में चौथा कौन सा है, ठीक है। तो इसकी टेक्निक होती है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट हो तो माइनस कर दो, लेफ्ट राइट हो राइट लेफ्ट हो तो प्लस कर दो, उसे एंड से देख लो, तो उस लैंग्वेज में फंसने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी आपको हो सकता है ना समझ में आए, टॉपिक में जाओ। इन सारे टॉपिक्स के लिए पजल सेटिंग को छोड़ के इन सारे टॉपिक्स के लिए एक छोटा सा इलाज बता देता हूँ आपको, बिल्कुल फ्री। बैच में आने की जरूरत नहीं है। बैच में आना चाहो SBA में आ सकते हो अगर किसी को नया ज्वाइन करना है, लेकिन किसी को यूट्यूब पे पढ़ना है तो उसका बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंदर मैंने एक बार इसी चैनल के ऊपर अपने RRB PO क्लर्क के लिए 5-6 घंटे की एक मैराथन ली थी, 6 घंटे के आसपास की। आप लिखना टेक्स्ट बुक बैंकिंग मैराथन बाई अंशुल सर, आ जाएगी 5-6 घंटे की मैराथन। उसमें पजल सेटिंग को छोड़ के सारा कंप्लीट है उसके अंदर, इसके हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट है। वहां पे आपको इसके अप्रोच सीखने को मिल जाएगी, ऊपर वाले भी सीखने को मिल जाएंगे, नीचे वाले भी सीखने को मिल जाएंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, वहीं से बहुत कुछ हो जाएगा। पजल सेटिंग किसी को सीखना है तो मेरा एक वरदान बैच आया था आपके इसी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल के ऊपर, पजल सेटिंग का स्पेशल, उसमें लाइन से 10-12 क्लासें हुई थी, उसमें सारा पजल सेटिंग खत्म हो गया था, ठीक है। अभी पजल सेटिंग की और भी डिटेल में बात करूंगा मैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2.5 से 3 मिनट के अंदर सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। पढ़ने कहाँ से मैंने बता दिए, ठीक है, लेकिन सही अप्रोच सीखनी है आपको। 3 रूल सिस्टम, ओपन गेट क्लोज गेट, इसमें सही सोचने का तरीका। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर छोटी छोटी कुछ बातें होती है, जैसे कुछ लिखना होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं लेफ्ट राइट जाने के, वो आपको पता होनी चाहिए। आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो लेकिन टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ी सी गाइडेंस जरूरी है, थोड़ी सी अप्रोच को सही करना जरूरी है टाइम बचाने के लिए। अगर आपने टाइम बचा लिया, 5 क्वेश्चन अगर आते हैं, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ से मान लो 5 क्वेश्चन, 10 कभी कई बार आते हैं, 5 क्वेश्चन अगर आते हैं 30 सेकंड के हिसाब से, आप मैक्सिमम 30 सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप मान लो कि 2 से 2.5 मिनट में
मान लेते हैं 2.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग के अंदर तो 3-4 फॉर्मूले हैं बस, 1-2 क्वेश्चन आता है, उन 3-4 फॉर्मूलों को ध्यान में रखो, ऑर्डर रैंकिंग हो जाएगी 100% प्री के लेवल की। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन में आपको डायग्राम बनाना चाहिए, ब्लड रिलेशन में ब्लड ट्री बनाना चाहिए, डायरेक्शन में डायरेक्शन का डायग्राम बनाना चाहिए। तो डायरेक्शन में डायरेक्शन का नॉलेज ले लिया, लेफ्ट राइट का नॉलेज ले लिया, बस काम हो गया आपका। एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की लोकेशन कैसे निकालते हैं वो देख लिया, पाइथागोरस सीख ली, 3-4 चीजें होती हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस करो, अपने आप स्पीड बन जाएगी। सेम टू सेम ब्लड रिलेशन में, ऑर्डर रैंकिंग में तो 4 फॉर्मूले होते हैं। तो सही अप्रोच अगर होगी, आपके दिमाग में इतना क्लियर होगा, मुझे पता है कहाँ पे इसमें क्या क्या है, अगर आपके दिमाग में क्लियरिटी होगी तो आराम से फास्ट कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें 3 से 5 क्वेश्चन का सेट आता है, या तो ऐसे होगा कि 2 ब्लड रिलेशन आ जाएंगे, 3 डायरेक्शन आ जाएंगे, या 3 ब्लड रिलेशन, 1 आधा क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग। 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं तीनों टॉपिक के मिला के ही। कभी ब्लड रिलेशन पूछ लेगा, कभी डायरेक्शन पूछ लेगा, कभी ऑर्डर रैंकिंग पूछ लेगा, कभी कोई दो टॉपिक पूछ लेगा इनमें से। तो ये 3 से 5 क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम। आप ज्यादा भी उलझोगे ना, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, ब्लड ट्री बनाएगा तो 3 क्वेश्चन उससे वेस्ट पूछ लेगा, तो एक ब्लड ट्री बनाने में 2 मिनट लगा दोगे, 1 मिनट में तीनों क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ठीक है, अगर क्लियरिटी होगी तो मैं मैक्सिमम मानो 3 मिनट मान लो इसके अंदर। वर्ड पेयरिंग, इसके 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो 30-40 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं, मैं मान लेता हूँ कि 1 मिनट के अंदर ये सोल्व हो जाएंगे, या 1.5 मिनट में मान लेता हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। यहां मैक्सिमम लेके चलते हैं, यहां 3 मिनट लग गए मान लो, यहां 2.5 मिनट लग गए, 5.5 मिनट, 5.5 मिनट और 3 मिनट, 8.5 मिनट, 8.5 मिनट और 1.5 मिनट, 9-10 मिनट। 10 मिनट में सारा खत्म, इसको छोड़ के 10 मिनट के अंदर 20 नंबर खत्म, बचे 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर 3 मिनट से भी ज्यादा समय मिल रहा है पजल सेटिंग के अंदर, एक नहीं भी होगा तो भी 30 नंबर आ गए। ठीक है, लेकिन तीनों ही हो जाएंगे, पेपर बहुत ईजी आता है आरबीआई असिस्टेंट का, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। अगर सही अप्रोच से जाए तो स्पीड बनती है प्रैक्टिस से। अगर आप कोई बोलता है पजल सेटिंग में स्पीड नहीं बन रही, तो आपने 500 पजल सेटिंग सोल्व नहीं किए हैं। अगर करेंगे तो बिल्कुल स्पीड बनेगी, अपने पे विश्वास रखिए। पजल सेटिंग में भी 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होती है, मैं बताऊंगा भी, पजल सेटिंग की बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये जितनी भी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब ये एक टॉपिक रह गया, वर्ड नंबर पेयरिंग है, ये सब चीजें जो है ना, इनके ना कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड के, नंबर्स के, इनके ये 10 बार। मैं अभी मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहा हूँ एसबीआई का, उसमें खूब कराता हूँ, हर टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2-3 क्वेश्चन आने, रोज प्रैक्टिस कराता हूँ उसकी। इसके आप ना 50 क्वेश्चन कर लेना बस, फिर देखना ही मत इसको, अपने आप कर दोगे इसको, और समय भी नहीं लगता इसके अंदर, ज्यादा उलझने वाला काम भी नहीं, सारा सुलझा हुआ काम है। मिसलिनियस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, और पजल की रोज प्रैक्टिस करो, 10-15 पजल रोज लगाओ, सिटिंग रोज लगाओ, तो अपने आप स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो एक तो ये प्री स्ट्रेटेजी होगी, टाइम कम नहीं है, इसका समझाने का मतलब सिर्फ इतना सही था मेरा। अब आ जाओ आगे मेंस की। मैं अगर बात पहले पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेता हूं। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो लीनियर, स्क्वायर, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। लीनियर के अंदर सिंगल और डबल लाइन भी आ सकता है, स्क्वायर सर्कुलर में एक फेसिंग भी आ सकती है और फेसिंग मिक्स भी आ सकती है, और लीनियर में भी नॉर्थ फेसिंग आ सकती है, साउथ फेसिंग आ सकती है, फेसिंग मिक्स आ सकती है। ठीक है, तो 3-4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें कई बार प्लस वेरिएबल भी कर देगा, लेकिन मेरा ये अंदाजा है, जहां तक आरबीआई असिस्टेंट की बात करता, वेरिएबल बाय द वे ही टच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, सिटिंग के 8-10 लोग होंगे, बिठा दो आप तो। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन यानी नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, उसके अलावा लेफ्ट राइट, डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट राइट कौन सा क्या होता है वो पता होना चाहिए, बेसिक। उसके बाद में प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब प्रैक्टिस से क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस से एक तो पढ़ने की हैबिट बहुत तेज हो जाती है, उसके अलावा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है, उस इंफॉर्मेशन को या तो डायरेक्ट डायग्राम में पुट करो या एक्स्ट्रा लिख लो, और फिर उन सबको मिक्स करके पजल बनाओ, सिटिंग बनाओ, तो बहुत आसान हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस से धीरे धीरे वो चीजें अपने आप बनने लग जाती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपको ये सब नॉलेज तो पहले दिन ही ले लेना है, इसके अलावा आप सभी को लैंग्वेज का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। जैसे कई बार बोला है ए बी से ऊपर बैठा हुआ है, तो आप ऐसे सोचोगे ए बी से ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे बैठा होगा, नहीं, ए ऐसे ही बैठ सकता है, बी से कितना भी ऊपर बैठ सकता है, इसका मतलब ये है।
ऐसे बोलेगा ए बी से ठीक ऊपर बैठा हुआ है तब ये सही है। छोटा सा फर्क बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है जिसमें अपन मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर हम तो गलत समझ जाते हैं बहुत बार, कोई बात नहीं। आज आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, एक लाइन गलत समझ गए, उसको ठीक कर लो। क्लास के अंदर जब मैंने बता दिया, किसी टीचर ने बता दिया, कहीं पे देख लिया, तो धीरे धीरे करके जब आप 200 400 500 क्वेश्चन करोगे तो सारी लैंग्वेज कवर हो जाएगी और वो लैंग्वेज का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लैंग्वेज का कंफ्यूजन दूर है, आपकी पढ़ने की पावर ज्यादा है, ये सारी बेसिक क्लियर है, उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं तो ये ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे लॉजिकल एबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। शुरुआत में आप ये करो कि 100-50 क्वेश्चन को टीचर को सोल्व करते हुए देखो, उससे समझो कि वो क्या अप्रोच लगा रहा है, वो सही अप्रोच को दिमाग में बैठाओ, फिर क्वेश्चन बार बार में सोल्व करो। शुरू में हो सकता है कोई पजल सेटिंग आपसे 15 मिनट में बन रहा हो, नहीं बन रहा हो, उलझ रहा होगा, 4 बार गलत होगा, 5 बार गलत, कोई बात नहीं, लगे रहो। आप देखोगे टाइम के साथ में है ना वो 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी पड़ेगी। डेली मान के चलो 5 सिटिंग अरेंजमेंट के सेट तो लगाने हैं, तो लगाने प्री लेवल के, और 2-3 मेंस लेवल के लगाने तो लगाने, तो 8 से 10 सिटिंग अरेंजमेंट के सेट तो लगाने, तब स्पीड बढ़ेगी। यही तरीका है इसको सीखने का, यही स्टडी प्लान है, यही स्ट्रेटेजी है। आगे आ जाते हैं। अब पजल्स के अंदर देखो क्या क्या आता है। एक टाइप बनता है जिसमें फ्लोर एंड फ्लैट, आजकल फ्लोर के साथ फ्लैट भी मिक्स करके देता है, और बॉक्स पजल। ये 3 टाइप की यहाँ पे पजल देता है, बिल्कुल सिंपल। बिना फ्लोर पजल आएगी तो साथ में वेरिएबल दे देगा, फ्लोर फ्लैट आएगी तो आपके प्री में नहीं देगा वेरिएबल, और बॉक्स पजल आएगी तो भी वेरिएबल नहीं देगा। ठीक है, सीधे बॉक्स ही देगा कि लाल पीले ऊपर नीचे रखे गए। 10-11 बॉक्स की पजल आएगी। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, लैंग्वेज समझ लिया, पैटर्न समझ लिया, डायग्राम कैसे बनाना है। फ्लोर एंड फ्लैट के अंदर डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है। ए बी के वेस्ट साउथ में बैठा हुआ है, जैसे ही वेस्ट साउथ बोलेगा आपको फ्लैट फ्लोर सबका अंदाजा हो जाएगा। अब वो अंदाजा कैसे लगता है उसके लिए आप 1-2 लेक्चर देख लो और वो बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। फिर आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, फिर लगातार प्रैक्टिस में जारी रखो उसको। ठीक है, सेम टू सेम टाइम बेस पजल आते हैं, बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। मंथ बेस आते हैं, डेट बेस आते हैं, ईयर बेस आते हैं। ठीक है, ईयर बेस के अंदर एज भी मिक्स कर देता है साथ में। ठीक है, कि हर साल के हिसाब से बोल देगा कि 2023 के हिसाब से इन ईयर्स में जन्म हुआ है, आप एज भी निकाल लो। फिर बोलेगा इसकी एज भी सम नहीं है, सम नहीं है, इनकी 2 की एज का डिफरेंस इतना, ऐसे कुछ लैंग्वेज बोलेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक टाइप का प्रश्न बनता है। मंथ डेट यानी कि अलग अलग महीने दे देंगे, उसमें कोई अलग अलग एक्टिविटी दे देंगे, डेट्स दे देंगे। कई बार ऐसा होता है मंथ प्लस डेट मिक्स आ जाता है। ऐसे बोल देगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने, उनकी 2 डेट देगा, 5 तारीख और 26 तारीख। इनको अलग अलग लोग 8 अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। ठीक है, उनके नाम दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि ये इस महीने में गया जिसमें 31 दिन नहीं है, 30 दिन नहीं है, तो वो सारे लॉजिक लगाने हैं आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ रहा है, मैंने जहां जहां बोला वहां ये क्वेश्चन आया है, यहाँ भी आएगा किसी न किसी शिफ्ट में कहीं न कहीं पे, तो ध्यान में रखना। तो टाइम बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो स्टार मार्क कर लो आप लोग, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। ये तो आएगा एक न एक आपके उसके अंदर। एक डेजिग्नेशन बेस होता है, जैसे किसी कंपनी में सीईओ होता है, फिर एमडी होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर क्लर्क होता है, इस तरीके से हायरार्की होती है ना, ऐसे हायरार्की के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैटेगरी बेस पजल क्या होता है, जैसे कई बार आपको ऐसे बोल देता है ना, 8 लोग हैं, वो अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं, जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे 8 शहर दे देगा। फिर बोलेगा उनको 8 अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब। तो उसके बाद में उनको आपस के अंदर अरेंज करवाएगा, तो वो कैटेगरी बेस हो गई, अलग अलग कैटेगरी दे देगा। कैटेगरी बेस पजल वो भी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप की होती है। दूसरी टाइप कैटेगरी बेस ये होती है कि आप लोगों का 3 शहर दे देगा, 8 लोग दे देगा, और उनके अलग अलग प्रोफेशन दे देगा। तो आपको उन 3 शहर में टेबल बनानी है। ऐसा क्वेश्चन अभी आया था आरआरबी पीओ मेंस के अंदर, और मैंने करवाया भी था बैच के अंदर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कैटेगरी बेस के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करके जाना है। उसमें स्ट्रेटेजी अप्रोच ये कि मुझे कम वेरिएबल जो दिए गए ना, 3 सिटी दी है, उसमें टेबल बनाऊंगा मैं। इतना सा करने से बहुत आसान हो जाता है बहुत कुछ। कंपैरिजन बेस पजल ऐसे हो जाता है, हाइट और वेट में कंपैरिजन देता है कि ए की हाइट बी और सी से ज्यादा है। अब इसमें लैंग्वेज का खेल होता है, एक केवल 2 लोगों से ही बड़ा है, उससे पूरी वो जो लाइन की सेटिंग बैठ जाएगी कि कहाँ पे कौन बैठा हुआ है। तो उन लैंग्वेज को समझना है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, उसके बाद प्रैक्टिस जारी रखो। कुछ क्वेश्चन टीचर से समझ लो ताकि वो अप्रोच क्लियर हो जाए, वो लैंग्वेज क्लियर हो जाए, उसके बाद में रोज प्रैक्टिस करो। आप मान के चलो कि आपको ना 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के प्री के, और 5 सेट मतलब ऊपर वाले के 5 सेट पजल के मिक्स, कभी पजल कभी एक फ्लोर लगा ली, टाइम लगा ली, ऐसे मिक्स में चलते रहने दो। 5 सेट इसके लगाने प्री के,
और 5-5 सेट मेंस की अगर कोशिश करो, मेंस के 5 नहीं लगे तो 3-3 सेट लगा लो। ये प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी तब आएगी। अब इसमें कुछ नहीं, लैंग्वेज का खेल है और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने का खेल है पूरा पूरा। अगर सही अप्रोच से जाओगे तो बिल्कुल 15 क्वेश्चन है ना जो प्री लेवल का होता है ना, वो आराम से 10 मिनट में कर लोगे। 10 मिनट आपके पास बच भी रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया था, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 3 टाइप की होती है, जिसमें पहला टाइप मैंने बता दिया था। दूसरा टाइप होता है जिसमें नंबर्स के पेयर आते हैं, उसमें कौन छोटा नंबर है बड़ा नंबर है उसका पूरा का पूरा दिमाग में सोच के क्वेश्चन करना होता है। तो उसकी पूरी अप्रोच सीखनी है आपको, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं उसकी अप्रोच सीखनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत उलझा के रखेगा कि पहले डिजिट को दूसरी से बदल दो, तीसरी में 1 प्लस कर दो, माइनस कर दो। अगर आप वो करने लग गए ना तो यही होगा आपसे पूरे पेपर में, कुछ नहीं होगा। पर अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अप्रोच सही लगाया, तो जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो बिना वो सब किए भी आप निकाल दोगे। तो वही अप्रोच आपको सीखनी है, बिना पेन पेपर वाली अप्रोच, ठीक है। तो ये पजल सेटिंग मैंने यहाँ पर बता दिया। मेंस के बारे में बात करें, देखो मेंस में वही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होता है पजल सेटिंग के अंदर प्लस वेरिएबल कर देगा, थोड़ा सा लेवल अप कर देगा, लेवल प्लस कर देगा। इसके अलावा वो क्या करेगा, इसके अलावा प्लस कोई टॉपिक मिक्स कर देगा, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कुछ ना कुछ मिक्स कर देगा, ठीक है। यहां पर ये टॉपिक है। इसके अलावा भी जैसे टॉपिक है इनइक्वालिटीज, वो भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं आ सकता, ठीक है। जो पीछे जो टॉपिक रह गए, मान लो अल्फा न्यूमेरिक नहीं आएगा मेंस के अंदर, इनइक्वालिटीज आपका आ सकता है मेंस के अंदर भी। अब इसके अंदर क्या होगा, अभी तक जो आया मैं बता रहा हूं आपको, अभी तक जो पिछले साल का जो ट्रेंड रहा है उसमें ये टॉपिक्स आए हैं, ये यहां तक ये वाले टॉपिक ये आए। 20 क्वेश्चन इसके आ गए, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आगे। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा लेवल अप कर देगा, कोड को थोड़ा सा फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़े सिंबल्स वगैरह लगा देगा उसमें। डाटा सफिशिएंसी एक नया टॉपिक जुड़ जाता है। डाटा सफिशिएंसी कोई नया टॉपिक नहीं है, डाटा सफिशिएंसी वही ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज, वही सिटिंग अरेंजमेंट, पजल से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछने का तरीका बदल देगा। उसमें आपको सीधा आंसर नहीं करना है, बताना ही निकाल पाओगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे, किसकी मदद से निकाल पाओगे। तो आपको 20-30 क्वेश्चन देखोगे डाटा सफिशिएंसी, अपने आप पता लग जाएगा कि टॉपिक वही सब है। अगर किसी को ब्लड रिलेशन आता है, उस ब्लड रिलेशन पे डाटा सफिशिएंसी आप कर दोगे आराम से। लेकिन कुछ क्वेश्चन देख के जाने, कुछ नया नहीं लगना चाहिए एग्जाम में कि ये क्या पूछ लिया ब्लड रिलेशन से, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं था। तो वो डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डरिंग के मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलोजिज्म के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मेन जनरल पैटर्न होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी एडवांस नहीं किया उसने, जनरल टाइप के ही क्वेश्चन पूछे मेंस में, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है। अब मैक्सिमम आज के टाइम पर अगर पेपर बढ़ेगा ना तो कुछ इनइक्वालिटी भी मान लो अगर पूछता है, अभी तक नहीं पूछा, पूछता है तो इन टॉपिक्स के अंदर है ना कोडेड कर देगा सब कुछ। कोडेड इनइक्वालिटी पूछ लेगा, कोडेड सिलोजिज्म भी पूछ सकता है, कोडेड डायरेक्शन पूछ लेगा, कुछ कोडिंग के अंदर दे देगा, सिलोजिज्म में रिवर्स पूछ लेगा। अगर कुछ आगे जाता है तो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एडवांस में जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये सब मेरा सिखाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, टेक्स्ट बुक बैंकिंग के ऊपर, तो वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब कुछ नया क्या हो सकता है इसमें, इनपुट आउटपुट आ सकता है 5 नंबर का लगभग, वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी गई थी वो भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको इन सब टॉपिक्स के लिए तैयार रहना है मेंस के लिए, ठीक है। यहां पर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट में हैंडल करने हैं लगभग आप मान के चलो मेंस के अंदर अगर 30 नंबर के आसपास भी पहुंच रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो 1 मिनट के आसपास का टाइम हर टॉपिक के लिए मिल रहा है। कुछ टॉपिक के क्वेश्चन आसान आएंगे तो उसमें आप फास्ट भी कर पाओगे। तो लगभग ये मान के चलो 45 से 50 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे, काफी अच्छा नंबर है। यानी एक पजल के ऊपर बेस्ड अगर 5 क्वेश्चन आए तो 5 मिनट मिल रहे हैं सोल्व करने के लिए। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा मेंस का, प्री का, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो पजल सेटिंग में वही सब आता है जो मैंने बताया, लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा हो सकता है वो मैंने बता दिया यहाँ पर। आज से लग जाओ, अपनी पूरी तैयारी पूरी जान से लगा दो। प्रीवियस ईयर के पेपर देखो पहले, आपको अंदाजा हो जाएगा कैसा पेपर आता है, उसके बाद में सोल्व कीजिए। मैं जल्दी ही आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व कराऊंगा, प्री का भी, मेंस का भी, आरबीआई असिस्टेंट का। वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा। बाकी आप मेरी जो एसबीआई पीओ प्री के मॉक टेस्ट और आईबीपीएस पीओ प्री के मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर ये सारे टॉपिक कवर होंगे, आरबीआई असिस्टेंट के भी। रोज शाम को 5 बजे लाइव आता हूं मैं, मंडे से फ्राइडे तक। तो रोज शाम को 5 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास जरूर अटेंड किया कीजिए, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंशुल सैनी सर टेक्स्ट बुक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती रहेंगी। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान दे पाऊँ, आपको एक रोड मैप दे पाऊँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे,
और अच्छे से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो भी मैंने गाइडेंस दी है उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूजफुल रही होगी और इससे आपकी तैयारी को बेहतर करने में आपको मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी।